हेलो एवरीवन। आप सभी का पंजाब एक्साइज इंस्पेक्टर का जो पेपर है वो पिछले कल कंडक्ट करवाया गया था। आज मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि आपका करंट अफेयर का सेशन कैसा आया था, ठीक है। और अगर आपने जो आगे अगर पुलिस कांस्टेबल की बात करता हो ना, तो उसमें किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं और आप मतलब कितना आप यहाँ पढ़ के जाओ ताकि इजीली आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाओ। तो एनालिसिस भी देखेंगे और देखेंगे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए थे और किस तरह से आप यहाँ पे इन क्वेश्चन को टैकल कर सकते थे और आने वाले एग्जाम्स में आप किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी एक फॉलो कर सकते हो ताकि इजिली जो करंट अफेयर्स है उनको आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सको। तो चलिए देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ अराउंड आपको 15-16 क्वेश्चन पूछे गए थे करंट अफेयर के, ठीक है, जो कि यहाँ पे एक बहुत यहाँ पे ज़्यादा एक मार्जिन देखने को मिलता है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो ये तो मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे लगा दिए हैं। इनको मैंने आपको एक पर्टिकुलर फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। जैसे पहला क्वेश्चन आपको था कि चाबहार पोर्ट आपसे पूछा गया था कि चाबहार पोर्ट जो आपका स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए ना। तो यहाँ पे सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए से ये आपका चाबहार पोर्ट है ना, और ये आपका सेंट्रल एशिया वाला एरिया है पूरा ये वाला ना। तो सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए क्या बोला जा रहा है, या फिर आपका बोला जा रहा है कि ये लोकेटेड है विच वाटर बॉडी में ना। तो आपसे पूछा गया था कि चाबहार पोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, कहाँ पे लोकेटेड है। तो चाबहार पोर्ट देखो न्यूज में बना भी हुआ था। क्यों बना हुआ था? क्योंकि ईरान और यूएसए की वॉर चली हुई है और चाबहार पोर्ट आपको ईरान में ही देखने को मिलता है। अब आपसे एक क्वेश्चन थे कि यहाँ पे पर्शियन गल्फ में है, गल्फ ऑफ ओमान में है, रेड सी में है, या फिर गल्फ ऑफ एडन में है। पहले तो इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए आपको। तो ये सारा एरिया पर्शियन गल्फ का ये वाला, ये जो सारा एरिया देखने को मिलता है, ये सारा आपको यहाँ पे पर्शियन गल्फ का देखने को मिलता है ना। और ये सारा जो एरिया है, ये वाला जो नीचे वाला एरिया दिख रहा होगा, ये आपको यहाँ पे कौन सा एरिया देखने को मिलता है? ये रेड सी वाला एरिया है, ठीक है। देन अगर मैं बात करता हूँ, ये बाबल मंडल स्टेट है, ये गल्फ ऑफ एडन है ना, ये गल्फ ऑफ एडन है। एंड देन यहाँ पे ये वो जो पार्ट है जहाँ पे चाबहार पोर्ट स्थित है, ये कौन सा पार्ट है? तो ये आपको यहाँ पे पार्ट देखने को मिलता है गल्फ ऑफ ओमान, है ना। तो गल्फ ऑफ ओमान आपने याद रखना है। बेसिकली आपका आंसर क्या आ रहा था? ऑप्शन नंबर बी आ रहा था यहाँ पे कि गल्फ ऑफ ओमान में आपको ये जो पर्टिकुलर चाबहार पोर्ट है वो देखने को मिलता है, ना कि पर्शियन गल्फ में ये देखने को मिलता है ना। तो ये आपका लोकेशन के ऊपर था बेसिकली बेस। अगर आपने मैप वर्क थोड़ा सा पढ़ा होता तो इजिली आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। जिसने पढ़ा हुआ होगा उसने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो ये पहला क्वेश्चन था आप सभी के सामने। अब देखो आपने यहाँ से क्या याद रखना, जो जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है ना, जैसे कोई यूएई की इंपॉर्टेंट प्लेस है ना, सऊदी अरेबिया है जहाँ जहाँ पे सपोज करो यहाँ पे ईरान ने अटैक किया था। तो कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है यूएसए की अलग अलग यहाँ पे देशों पे, वो थोड़ा सा आपने याद रखनी है। और स्पेशली वो वाली लोकेशंस जहाँ पे यूएसए की तरफ से अटैक किए गए थे, है ना। जैसे अभी यूक्रेन रशिया का चला हुआ है, तो वहां से भी हो सकता है कि आपके उसके आसपास के कुछ एरिया से क्वेश्चन आ जाए ना। तो ये पहला क्वेश्चन था आपका, और इजी क्वेश्चन था ये वाला ना। जिसने थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा होगा वो इजिली यहाँ पे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता था। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इन द नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च्ड बाय द इंडिया व्हाट इज द प्राइमरी कलर कोडिंग यूज फॉर द हाइड्रोजन प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रोलिसिस। देखो यहाँ पे क्या बोला गया था, जब इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है ना, उसके लिए यहाँ पे कलर कोड क्या होता है, मतलब यहाँ पे उसको कौन से कलर से शो किया जाता है। तो हम यहाँ पे अलग अलग तरह की हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते हैं। कोई आपकी ग्रीन हाइड्रोजन है, ग्रे हाइड्रोजन है, ब्लू हाइड्रोजन है ना। तो यहाँ पे इस तरह से ब्राउन हाइड्रोजन आपको यहाँ पे लिखा हुआ था। लेकिन उन्होंने बोला था कि जो इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, देखो जब इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं ना हम यहाँ पे, तो H2O को यहाँ पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा H2 प्लस यहाँ पे O2 में तोड़ देते हैं। और इससे यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन ना। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। और यहाँ पे आंसर क्या आना था? तो ग्रीन हाइड्रोजन यहाँ पे राइट आंसर आना था। अब यहाँ पे देखो ये पूरा पीआईबी में आर्टिकल दिया हुआ था। तो पीआईबी के जो आपकी पहली पहली लाइंस है ना लिखी हुई हैं, वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आ गए थे। तो जैसे आपका प्रधानमंत्री ने कोई स्पीच दी थी, जैसे 26 जनवरी की आपका जो गणतंत्र दिवस की परेड थी, वहां पे जो जो प्रधानमंत्री के द्वारा चीजें बोली गई थी उनकी पहली पहली लाइन पे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था। अब यहाँ पे अपने अपने अपकमिंग एग्जाम के लिए क्या याद रखना है? याद रखना कि जो हमारा ग्रीन हाइड्रोजन यहाँ पे प्रोडक्शन है ना, वो हमने यहाँ पे क्या बोला गया है कि हम कितना टारगेट करते हैं। हमने बोला है कि हम 2030 तक यहाँ पे जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो 5 आपका यहाँ पे MMT, इसका मतलब है यहाँ पे मिलियन मीट्रिक टन, इतना हम यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर लेंगे। कब तक? 2030 तक। और हमने यहाँ पे क्या किया है, एक पायलट के बेसिस पे आपका यहाँ पे क्या किया है, ग्रीन हाइड्रोजन पायलट आपका यहाँ पे स्टैब्लिश किया है। कहाँ पे? BO चिदम्बरम पोर्ट में, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी और कांदला में। तो ये आपने याद रखना है। एंड इसके अलावा अगर बात कर ली जाए कि जो इंडिया है, इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, अलग अलग फेजेस में यहाँ पे, क्योंकि फोसिल फ्यूल के ऊपर जो डिपेंडेंस है, जो जीवाश्म ईंधन के ऊपर निर्भरता है, इसको कम करने के लिए यहाँ पे क्या किया है, तो इंडिया हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लीन एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और हमारा यहाँ पे एक और विजन है कि 2047 तक हमने क्या बनना है, हमने एक विकसित देश बनना है। और साथ में ही
नेट जीरो हमने यहाँ पे कंट्री बनना है 2070 तक। तो ये सारी चीजें आपने अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। और इंडिया गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन था वो कब लॉन्च किया था, 2023 में। तो देखो यहाँ से ही आपसे 3 से लेकर 4 क्वेश्चन तो यहीं से निकल गए कि कौन सा टारगेट कितना है और कौन सा यहाँ पे टारगेट इंडिया ने रखा हुआ है कि हम यहाँ पे यहाँ पे डेवलप्ड कंट्री बनेंगे, कब हम यहाँ पे नेट जीरो कंट्री बनेंगे, ठीक है, कब यहाँ पे नेशनल जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है ये लॉन्च किया गया था। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। और ग्रीन हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होती है, तो देखो आपका यहाँ पे ये जो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसी रिन्यूएबल एनर्जी है जो आपका यहाँ पे जिस तरह से हमें फोसिल फ्यूल पे कैसे देखने को मिलता है वो प्रोड्यूस होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, लेकिन यहाँ पे ये इससे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वैसे यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन है। इससे बनाने से कोई भी आपको वेस्ट प्रोडक्ट देखने नहीं मिलता, यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं देखने को मिलेगा जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपने याद रखना। और ये कैसा बनता है, जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को स्प्लिट किया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे बात की थी ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आना था, ऑप्शन नंबर सी ग्रीन हाइड्रोजन यहाँ पे आंसर आना था। अगला क्वेश्चन था INS अरिधमन के ऊपर। बोला गया था वाज कमीशन ऑन द 3 अप्रैल 2026 एट द विशाखापट्टनम, व्हाट इज इट्स स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, है ना। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या था INS अरिधमन का, तो ये बोला गया था कि इंडिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, इंडिया का पहला इंडिजिनियस डिस्ट्रॉयर है, इंडिया का थर्ड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है एंड कंप्लीटिंग द न्यूक्लियर ट्राइड। और बोला गया कि इंडिया की पहली सबमरीन है विद हाइपरसोनिक मिसाइल कैपेबिलिटी। तो देखो यहाँ पे INS अरिधमन, मैंने ये क्वेश्चन करवाया भी था जब हमारे सेशंस हुए थे, जब मैंने लास्ट सेशन यहाँ पे लिया था आप सभी का, तो वहां पे मैंने डिस्कस किया था कि अभी यहाँ पे इंडिया ने कौन सी अपनी थर्ड जो न्यूक्लियर यहाँ पे पावर बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबल सबमरीन को यहाँ पे लॉन्च किया था, उसका नाम INS अरिधमन था। तो यहाँ पे आंसर क्या आना था, ऑप्शन नंबर सी आना था, क्योंकि पहले नंबर पे आपको यहाँ पे INS अरिहंत देखने को मिलती है, ठीक है। देन यहाँ पे सेकंड नंबर पे INS अरिघाट है ना, और यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर थर्ड नंबर पे थी INS अरिधमन थी, ठीक है, जिसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो आंसर यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर सी आना था। इसका मतलब है कि जब भी कोई इस तरह से न्यूक्लियर पावर्ड या फिर आपको यहाँ पे कोई हाइपरसोनिक मिसाइल है, जैसे अग्नि प्राइम आपसे पूछ लिया गया उसकी रेंज कितनी है, तो वो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, जिसके बारे में भी चर्चा चल रही है। कोई ड्रोन के बारे में पूछ ले गया, जैसे अगर आपसे पूछ लेगा कि दिव्यास्त्र यहाँ पे क्या है ना, भार्गवास्त्र किसको बोलते हैं, है ना, भार्गवास्त्र से क्या किया जा रहा है ना, इंडिया का सुदर्शन चक्र किसको बोला जाता है। तो जैसे अब हम यहाँ पे जो हमारा पर्टिकुलर जो इसका S-400 है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम यहाँ पे सुदर्शन चक्र के नाम से जानते हैं। जो भार्गवास्त्र है वो यहाँ पे ड्रोन्स के अटैक से बचाने के लिए हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। तो वो सारी चीजें आपने थोड़ा थोड़ा याद रखनी है ताकि एग्जाम में आप उनको यहाँ पे आंसर कर सको। अगला क्वेश्चन बोला गया था कि जो स्काई रूट एरोस्पेस है ये बन चुकी है इंडिया की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न, है ना। तो ये 7 मई को स्पेस टेक यूनिकॉर्न बनी थी। बोला गया कि एट व्हाट वैल्यूएशन, इसकी वैल्यूएशन क्या है। अब देखो यूनिकॉर्न बोल दिया गया था कि यहाँ पे, है ना, 7 मई को ही बनी थी। तो यूनिकॉर्न कौन सी कंपनी होती है। अब सिंपल आपको यूनिकॉर्न का नाम अगर पता होता तो यहाँ पे इजिली आप इसका आंसर कर सकते हैं, जिसकी जो वैल्यूएशन है अगर वो $1 बिलियन तक पहुंच गई है। $1 बिलियन मतलब अगर मैं आज का, अगर मैं डॉलर का प्राइस यहाँ पे कंपेयर करता हूँ, तो अगर मैं लेता हूँ कि $95 का प्राइस है, तो जिस कंपनी की वैल्यू आपकी 9500 करोड़ रुपए है ना, कितनी है, 9500 करोड़ है। इसको बोलते हैं आज के टाइम पे यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको यहाँ पे यूनिकॉर्न कंपनी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, यूनिकॉर्न। तो यहाँ पे आपने बस इतना याद था कि बिलियन कहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखो एक तो आपको यहाँ पे मिलियन वाले तो पहले कैंसिल आउट कर देने थे, ये ना बिलियन की कंपनी होती है। तो यहाँ पे 2.5 बिलियन था और 1.1 बिलियन था। तो अभी बनी है रिसेंटली, तो इतनी जल्दी तो यहाँ पे जंप नहीं कर पाएगी। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सोच समझ के यूज करते हैं अपना, ठीक है, तो वो ऑप्शन नंबर सी $1.1 बिलियन की कंपनी है ये अभी के लिए। और ये बन चुका है इंडिया का पहला, है ना। तो इंडिया का पहला, मैंने पहले बोला था कि जब कभी इंडिया का कहीं फर्स्ट आया था ना, तो फर्स्ट देखते ही यहाँ पे आपका जो दिमाग है वहां पर जाना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ना, वहां से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आंसर था ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बोला गया था कि जो इंडिया है इसको यहाँ पे अवार्ड किया गया कि होस्टिंग राइट्स, है ना, 2028 का यहाँ पे क्या, वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया था कि जो इंडिया है वो होस्ट करने वाला है 2028 का वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप। अगर ये आपसे पूछा गया था कहाँ पे होने वाली है, मुंबई में, न्यू दिल्ली में, हैदराबाद में, या फिर आपका भुवनेश्वर में, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी। और ये अभी की न्यूज थी, अगर जिसने रोजाना चीजें पढ़ी होंगी उसके लिए बहुत इजी क्वेश्चन था। भुवनेश्वर उड़ीसा में ये जो पर्टिकुलर 2028 का है वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप कंडक्ट करवाई जाएगी, ये चीज आपने याद रखना है। अब इसके अलावा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है, कॉमनवेल्थ गेम्स पे आ सकता है ना, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया,
तो कॉमनवेल्थ गेम्स कब कंडक्ट करवाई जाएंगी, तो वो 2030 में कंडक्ट करवाई जाएंगी। कहाँ पे कंडक्ट करवाई जाएंगी, तो वो भी आपके यहाँ पे अहमदाबाद में कंडक्ट करवाई जाएंगी, है ना। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब आपसे यहाँ पे इसके अलावा क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, तो इंडिया में जो मेजर मेजर इवेंट्स होने वाले हैं स्पोर्ट्स की फील्ड के, वो पता होने चाहिए। इंडिया नहीं है तो आपसे ये भी आ सकता था कि बताओ जी अगला ओडीआई जो वर्ल्ड कप है ना, वो कहाँ पे होने वाला है। अभी रिसेंटली अभी यहाँ पे कुछ दिनों के बाद ही जो यहाँ पे विमेन T20 वर्ल्ड कप है वो शुरू होने वाला है। तो T20 वर्ल्ड कप कहाँ पे हो सकता है, तो ये कुछ चीजें होती हैं जिनके वेन्यूज आपको पता होने चाहिए, है ना। कि फीफा वर्ल्ड कप है, उसकी शुरुआत हो रही है इसी महीने, तो आने वाले एग्जाम में हो सकता है कि फीफा वर्ल्ड कप से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। आईपीएल से भी क्वेश्चन आ सकता है, किसको ग्रीन कैप मिली, किसको यहाँ पे ऑरेंज कैप मिली है, तो वो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे ना आइडिया होना चाहिए कि कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन बोला गया था कि जो सीपी राधाकृष्णन जी है, इन्होंने डिफीट किया था इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट, जिसका नाम था बी सुदर्शन रेड्डी, इन द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। बोला गया था हाउ मेनी वैलिड वोट्स डिड राम यहाँ पे राधाकृष्णन सिक्योर, तो यहाँ पे बोला गया था कि इनको कितनी वोट्स मिली थी ना। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा था कि अगर आपको आंसर पता था तभी आप इसका आंसर कर सकते थे ना, अदरवाइज इसका आंसर करना तुक्का मारना बहुत मुश्किल हो जाता। तो देखो यहाँ पे क्या था कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट की जो आपका इलेक्शन होता है वो कैसे होता है, तो वो आपका यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू यहाँ पे देखने को मिलता है ना। तो ये आपका यहाँ पे सिस्टम रहता है जिसके थ्रू वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। और यहाँ पे क्या रहता है, दो कैंडिडेट्स है, तो जब जैसे ही आपका एक कैंडिडेट मेजोरिटी मार्क को क्रॉस कर जाएगा तो वो जीत जाएगा। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या रहता है, ऑप्शन नंबर सी 452 यहाँ पे राइट आंसर आना था ना, कि 452 इनको यहाँ पे वैलिड वोट्स मिले थे, ठीक है। और 152 ज्यादा वोट्स मिले थे एज कम्पेयर टू यहाँ पे बी सुदर्शन रेड्डी के, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आंसर आना था। अगला क्वेश्चन बोला गया था कि जो स्टेट है, स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट, है ना, 2026 की जो रिपोर्ट है ना, 2026 की रिपोर्ट आई थी कि इंडिया का यहाँ पे जो इन्वायरमेंट का कंडीशन है वो कैसा है ना। तो यहाँ पे बोला गया था ह्यूमंस हैव ब्रीच्ड हाउ मेनी ऑफ द 9 आइडेंटिफाइड प्लेनेटरी बाउंड्रीज। अब देखो क्या बोला गया था कि जो अभी हमने यहाँ पे ना कुछ इंडिकेशन रखे हुए हैं ना, हमने कुछ यहाँ पे 9 कुछ आपके अलग अलग पैमाने हैं कि उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमारी कैसी स्टेट की हमारा जो इन्वायरमेंट है वो उसकी यहाँ पे सिचुएशन कैसी है। तो यहाँ पे आपसे ये बोला गया था कि ह्यूमंस ने कितने ब्रीच किए हैं 9 आइडेंटिफाइड प्लेनेटरी बाउंड्रीज की, मतलब जो आपकी बाउंड्री उन पे बनाई हुई है कि हमने ये चीजें नहीं करनी है, उनमें से कितना यहाँ पे इस रिपोर्ट के अनुसार बोला गया है कि इंडिया ने जो ह्यूमंस है इन्होंने ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे बाउंड्रीज है, ये पर्टिकुलर बाउंड्रीज है 9 में से उनको क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया, उनको तोड़ दिया। तो 3 थी, 4 थी, 5 थी, 6 थी। तो यहाँ पे वैसे तो 7 आंसर लिखा हुआ है, लेकिन 6 यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ना। मैक्सिमम हमें जाना था क्योंकि 7 बोला गया था कि 7 बाउंड्रीज को ब्रीच किया है, लेकिन अभी यहाँ पे 6 दिया होता, 6 आपका राइट आंसर यहाँ पे होना था ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो देखो आपका यहाँ पे एक तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट आपका इन्वायरमेंट रिपोर्ट है। अब वैसे आपका यहाँ पे स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पे से भी क्वेश्चन आ सकता है ना। फॉरेस्ट रिपोर्ट कब आई थी, तो फॉरेस्ट रिपोर्ट यहाँ पे 2023 में आई थी ना। अब ये जो रिपोर्ट है ना, हर 2 सालों के बाद आपकी पब्लिश की जाती है। तो 25 की अभी जो रिपोर्ट आई नहीं है, 26 में हो सकता है यहाँ पे आ जाए। तो अभी के लिए जो आपके पास डेटा है तो वहाँ पे यही से क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ जी कितना फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है। तो 25.17% यहाँ पे इंडिया का फॉरेस्ट एंड ट्री कवर आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया कहाँ पे है ना, कितने किसी स्टेट का कितना % यहाँ पे जो एरिया है वो फॉरेस्ट के अंतर्गत है ना। सबसे ज्यादा कहाँ पे है फॉरेस्ट डेंसिटी, सबसे ज्यादा कहाँ पे है। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा सकते हैं। यहाँ पे रैंकिंग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपके अपकमिंग एग्जाम में कि इंडिया की जो रैंकिंग है वो यहाँ पे इन्वायरमेंट इंडेक्स हो गया है ना, उसमें कितनी है, तो वहां से क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन था कि जो आपका एल&टी और एनवीडिया है, इन्होंने पार्टनर किया था फरवरी 2026 में टू बिल्ड व्हाट लैंडमार्क इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। तो यहाँ पे एल&टी और एनवीडिया न्यूज में थे ये भी कि इन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप की थी आपस में ना, कि बोला गया था हम पार्टनर करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, एक बड़ा सा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, है ना। देखो अब एनवीडिया अगर आपसे पूछ लिया जाए एनवीडिया किसमें काम करता है, तो एनवीडिया आपका यहाँ पे सेमीकंडक्टर की फील्ड में है ना। आपने देखा कि इसके ग्राफिक कार्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपने इसका आंसर करना था तो इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग कैंपस है ना। तो देखो एल&टी और यहाँ पे ये बोला गया था कि क्वांटम कंप्यूटिंग कैंपस बनाना है। आगे बोला था पहला गीगावाट स्केल एआई फैक्ट्री बनानी है। आगे बोला गया था पहली सोवरेन सैटेलाइट नेटवर्क बनाना है। देखो सैटेलाइट की फील्ड में तो ये काम करते नहीं है ना, तो वहां से तो नहीं होना चाहिए था। इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट, ये देखो वो तो बना दिया गया है। फैब्रिकेशन यूनिट तो आपका यहाँ पे पहला बन गया है, वो तो गुजरात में है, जबकि उसमें एनवीडिया ने साथ नहीं दिया है। तो
तो इसमें आपका आंसर या तो पहला आ सकता था या दूसरा आ सकता था। तो यहाँ पे आंसर क्या था कि हमने यहाँ पे पहली गीगावाट स्केल एआई फैक्ट्री को डेवलप करना के लिए पार्टनर किया था, किसने? एल&टी ने एंड देन आपका एनवीडिया ने। तो यहाँ पे आंसर क्या आना था? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था आपका यहाँ पे बहुआधार, है ना। ये बहुआधार क्या है, इसके बारे में डिस्कस करना था हमने कि क्या है ये बहुआधार। तो बहुआधार क्या है, बोला गया एक यूनिक आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो यहाँ पे हर एक सर्वे जो जिसको किया होता है लैंड को ना, लैंड सर्वे का ये पार्सल है ना। तो देखो लैंड सर्वे पहले भी मेरे को लगता है यूपीएससी में भी एक बार मेरे को लगता है क्वेश्चन इस पे आ चुका है ना, कि आपका लैंड सर्वे करने के लिए जो बहुआधार है, ठीक है, उसमें कितने डिजिट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया था कि जो बहुआधार है, ठीक है, जिसको बोलते हैं यूएल पिन, ठीक है, तो मतलब लैंड को सर्वे करने के लिए अगर आपने सर्वे कर दी लैंड को, तो आपको आधार एक नंबर मिलता है ना। तो उस नंबर से आप यहाँ पे लैंड को देख सकते हो कि आपकी लैंड का एरिया कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है ना। तो ये कितने डिजिट का है? 12, 13, 14 या 16। तो ये कितने डिजिट का था? 14 डिजिट का था। और हमारा जो आधार कार्ड होता है वो यहाँ पे आधार आपका यहाँ पे 12 डिजिट का देखने को मिलता है ना, ये पता होना चाहिए आपका। तो ये यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है ना, यूएल, इसको क्या बोलते हैं? यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये डिजिटल इंडिया का यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड्स को मॉडर्नाइज करने का तरीका है। जैसे आपके जो पहले लैंड कितने आपके नाम है ना, कितनी लैंड कहाँ कहाँ पे है, तो पहले आपके यहाँ पे क्या होते थे, इतने दस्तावेज रखने पड़ते हैं। लेकिन अब यहाँ पे इस नंबर के थ्रू आप यहाँ पे अपने जो लैंड का रिकॉर्ड है, ठीक है, बिल्कुल मॉडर्नाइज तरीके से यहाँ पे कर सकते हो। तो उसके लिए 14 डिजिट का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो दिया जाता है, जिसका लैंड सर्वे हो चुका है उसको ये नंबर मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपने यहाँ से ध्यान में रख लेना है। तो यहाँ पे ये करता है, ये आपका प्रॉपर्टी नेचुरल आइडेंटिफायर है ना, कि आपका यहाँ पे इस नंबर के थ्रू में आप अपनी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी है। तो ये है आपका बहुआधार जो यहाँ पे सरकार ने लॉन्च किया है, ताकि जो लैंड है उसको यहाँ पे डिजिटल तरीके से यहाँ पे क्या किया जा सके, है ना, आपका आवंटित, आपको पता लग सके कि आपकी लैंड कहाँ कहाँ पे है। तो इसके लिए इसको स्टार्ट किया गया था। अब इसके अलावा देखो जो जो आपकी जैसे आपके अपार आईडी है ना, तो अपार आईडी बच्चों के लिए बनाई गई है। आपसे हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि जो अपार आईडी है उसके कितने डिजिट होते हैं, है ना, अपार आईडी किस तरह से हेल्प करती है। तो वो चीजें आपने इनके कॉन्टेक्स्ट में अब यहाँ पे अगले एग्जाम्स के लिए वो याद रखनी है। अगला क्वेश्चन बोला गया था कि द इंडिया रिफ्यूज टू साइन द एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स ज्वाइंट स्टेटमेंट, ठीक है। तो वो कहाँ पे हुआ था? यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो किंगदाओ में हुआ था जून 2025 में। तो यहाँ पे बोला गया था कि जो किंगदाओ में मीटिंग हुई थी एससीओ के डिफेंस मिनिस्टर्स की, तो उसमें इंडिया ने जो मीटिंग हुई थी उसको यहाँ पे स्टेटमेंट को साइन करने से मना कर दिया था। क्यों मना किया था? क्योंकि क्या हुआ था जून 2025 में, है ना। तो बताइए आपको कि इंडिया ने अपोज किया था क्या एससीओ का फर्दर एक्सपेंशन, की हम एक्सपेंशन नहीं करना चाहते। तो इंडिया नहीं क्या इंडिया नहीं चाहेगा एससीओ का एक्सपेंशन ना हो? क्योंकि एक्सपेंशन होगा तो ज्यादा यहाँ पे वेटेज बढ़ेगी, दुनिया उसका प्रभाव ज्यादा बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। आगे बोला गया था इंडिया डिसएग्रीड विद द एससीओ स्टांस एंड रशिया यूक्रेन वॉर। तो यहाँ पे बोला गया था कि इंडिया यहाँ पे नाराजगी थी यहाँ पे कि इस तरह से एससीओ परफॉर्म कर रहा है और रशिया यूक्रेन वॉर से। तो रशिया यूक्रेन वॉर का एससीओ से क्या लेना देना है, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये आपने याद रखना है। इसके अलावा देखो यहाँ पे अगर बात कर ली जाए, इंडिया ऑब्जेक्टेड टू शेड्यूल द नेक्स्ट एससीओ सबमिटेड इन ए सैंक्शन कंट्री। तो यहाँ पे बोला गया था कि जहाँ पे सैंक्शन लगे हुए हैं वहां पे एससीओ सबमिट नहीं करवाना चाहते। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या आ रहा था? ऑप्शन नंबर बी आ रहा था, क्योंकि इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया था कि हम यहाँ पे साइन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि किसी ने भी यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से जो टेरर फैलाया जा रहा है, ठीक है, जो पहलगाम अटैक हुआ था, इसके बारे में चर्चा नहीं हुई एससीओ के सबमिट में ना। तो इसलिए यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो मुद्दा था इसको हाईलाइट ना करने की वजह से इंडिया ने जो चार्टर था, जो आपका स्टेटमेंट था, उस पर साइन करने से मना कर दिया था, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन था और यहाँ पे आंसर किया था ऑप्शन नंबर बी था। अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन हमने करंट अफेयर में किया था, जो हमने रिवीजन सेशन किया था कि यूनेस्को ने डेजिग्नेट किया है इंडिया का कोल्ड डेजर्ट यहाँ पे डेजर्ट एज द बायोस्फीयर रिजर्व इन सितंबर 25। तो बोला गया था ये कहाँ पे आपको देखने मिले, कौन सी स्टेट में है? उत्तराखंड में, लद्दाख में, सिक्किम में या फिर हिमाचल प्रदेश में। तो कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। कहाँ पे हिमाचल प्रदेश में? तो लाहौल एंड स्पीति में आपको ये जो कोल्ड डेजर्ट यहाँ पे पर्टिकुलर यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व है, ये देखने को मिल जाता है। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? और डी इज द राइट आंसर हियर। अगला क्वेश्चन था कि ग्रुप कैप्टन जो सुभाष शुक्ला जी है, ठीक है, इन्होंने कंप्लीट किया है एक्सिम 4 मिशन, है ना। एक्सिम 4 पे क्वेश्चन आ गया था आपसे कि ये जून 25 को लॉन्च हुआ था और ये वापिस आए थे 15 जुलाई 2021 को। आपसे बोला गया था कि व्हाट ड्यूल हिस्टोरिक यहाँ पे डिस्टिंक्शन डिड ही अचीव। तो उन्होंने क्या अचीवमेंट करी थी? अब हो सकता था कि यहाँ से पूछ लिया जाता कि आपसे अर्जुन अवार्ड किसको मिला है ना, तो इनको भी अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था जब ये वापस यहाँ पे आए थे ना। देन यहाँ पे बोला गया था कि इनके बारे में क्या डिस्टिंक्शन है, कि पहले भारतीय हैं एंड पहले ही जाने वाले स्पेस में, आईएसएस में,
आगे बोला गया था पहले भारतीय, सेकंड भारतीय स्पेस में, और पहले है भारतीय जिन्होंने विजिट किया ISS में। आगे बोला गया था पहले इंडिया ने जिन्होंने स्पेस वॉक किया है, और पहले ही आपका यहाँ पे ऑन द US स्पेस क्राफ्ट है, और पहले एस्ट्रोनॉट है ऑन द प्राइवेट रॉकेट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो हमें पता था कि यहाँ पे राकेश शर्मा जी के बाद ये सेकंड पर्सन थे जो स्पेस में गए थे, और ISS में जाने वाले, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले भारत के पहले नागरिक बने थे, है ना। तो पहले भारतीय थे जो यहाँ पे ISS पे भी गए थे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर ये ना। और मिशन का नाम से नाम पूछा जा सकता था, अगले क्वेश्चन में हो सकता है, अगले जो आपका सेशन हो, ठीक है, या फिर अगले जो पेपर्स हो वहां पे हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ जी कि जो मिशन था उसका नाम क्या था, है ना। और अगर आपसे पूछ लिया कि गगनयान मिशन के लिए कहाँ पे इंडिया प्रयत्न कर रहा है, कहाँ पे इस तरह से हमने एक तैयार किया पूरा एटमॉस्फेयर, ताकि यहाँ पे गगनयान मिशन से पहले इंडिया तैयार हो सके, है ना, जो वहाँ के एस्ट्रोनॉट्स हैं वो तैयार हो सके उन कंडीशंस के लिए। तो लेह में हमने किया है, हमने यहाँ पे एक मित्रा के नाम से ना मिशन मित्रा हमने शुरू किया लेह में। तो वो आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर था आपका कि जो एक्टर यहाँ पे मैमूती हैं, ठीक है, इनको दिया गया पद्मा अवार्ड 2026, है ना। मैमूती जी को क्या दिया गया था, पद्मा अवार्ड दिया गया 2026 में। तो यहाँ पे बोला गया था कौन सा अवार्ड मिला था इनको, यहाँ पे पद्म विभूषण, पद्म श्री, और ही वॉज नॉट ए रेसिपिएंट, और आपका यहाँ पे पद्म भूषण। तो इनको क्या दिया गया था, इनको ना पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है, पद्म भूषण से, जो इंडिया का सबसे क्या है थर्ड हाईएस्ट आपका सिविलियन अवार्ड देखने को मिल जाता है ना। वैसे सबसे बड़ा भारत रत्न है, फिर आपका पद्म, आपका यहाँ पे विभूषण है, फिर भूषण है, फिर पद्मश्री है ना। तो ये आपने याद रखना कि इनको क्या दिया गया था, पद्म भूषण दिया गया था। अब देखो यहाँ पे आपने ना जो पद्म भूषण जिनको मिलता है, ये पद्म विभूषण मिलता है, और पद्म विभूषण तो आपने सभी के सभी याद रखने हैं, ये तो आप भूल नहीं सकते हो। अब जैसे देखो पंजाब का पेपर था, तो पंजाब में आपसे हो सकता है कि किसी पर्सन को पद्मश्री मिला हुआ हो, है ना, तो वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ना। तो पंजाब में पद्मश्री किसको मिला था वो आपको पता होना चाहिए, आने वाले एग्जाम में वो आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा पद्म भूषण किस किस को मिला हुआ है, और कुछ ऐसी पर्सनैलिटी किसी महिला को मिला हुआ है, कोई फॉरेनर पर्सन है, ठीक है, या किसी ने कोई यहाँ पे स्पेशल कंट्रीब्यूशन दी है उनको मिला हुआ है, तो वो आपको पता होना चाहिए। कितने लोगों को मिला है, टोटल में कितने लोगों को मिला वो पता होना चाहिए आपको, उसमें कितने महिलाएं हैं वो पता होना चाहिए आपसे। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आने वाले टाइम में, तो वो आपने इन सभी के अलावा चीजें याद रखनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आपका यहाँ पे बेसिकली हिस्ट्री का था। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया था 56 जो GST काउंसिल की मीटिंग हुई थी 3 सितंबर 2025 को, ठीक है, उसने दो जो टैक्स स्लैब्स थी उनको एबोलिश किया था, और यहाँ पे एक नया स्पेशल आपका यहाँ पे एक लग्जरी टैक्स या फिर सिन गुड्स के लिए ये स्पेशल जो टैक्स था वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। तो दो जो टैक्स स्लैब्स थी वो कौन कौन सी हटाई गई थी, देखो एक तो यहाँ पे 12% वाली टैक्स स्लैब हटाई गई थी, एक 28% की हटाई गई थी, ठीक है, और उसके जगह यहाँ पे 5 और 18% की दो लाई गई थी ना। ये तो लाई गई है कि 5 और 18% की रहेगी, और बस दो ही टैक्स स्लैब रहेंगी, और तीसरी आपकी ये जो पहली 4 थी उसमें से 12 और 28% को हटा दिया गया। और इसके अलावा यहाँ पे 40% का एक पर्टिकुलर जो सिन गुड्स के लिए, लग्जरी गुड्स के लिए नया टैक्स स्लैब लाया गया। तो यहाँ पे आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए था। तो जिसने यहाँ पे GST वाला पार्ट वो पढ़ा था उसके लिए तो क्वेश्चन यहाँ पे इजी था। और यहाँ पे देखो 20% तो था भी नहीं यहाँ पे, है ना, 20% वाला 8 ईयर तो वैसे भी नहीं था, तो इसको आप वैसे भी कट कर सकते थे, ठीक है। अब आपको बताओगे कि 5% तो हर जगह ही है, 5% को तो हटाया नहीं है, तो यहाँ से 5% वाला एरिया पार्ट वाला खत्म नहीं, गलत नहीं हो सकता यहाँ पे ना। और इसके अलावा देखो 12 और 28% वाला आप यहाँ पे अगर आपको इतना पता होता तो इजिली आप यहाँ पे आंसर कर सकते थे। तो यहाँ पे आंसर क्या आना था, ऑप्शन नंबर ए आंसर यहाँ पे आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जो PM मोदी ने अनाउंस किया है नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म, है ना। तो नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म से यहाँ पे अनाउंस किए थे PM मोदी ने। जब इन्होंने अनाउंसमेंट करी थी तो उस टाइम पे क्या कौन सा ओकेजन था ना, कब यहाँ पे बोला गया था कि हम यहाँ पे GST में रिफॉर्म लाने वाले हैं थ्रू द नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म। तो इनके बारे में बात करी थी PM मोदी ने। तो आपसे बोला गया था कि ये जो आपका सेशन हुआ था ना, ये पर्टिकुलर यहाँ पे मतलब ये जो आपका रिफॉर्म लाए गए, मतलब इसके लिए बात की थी वो कौन से यहाँ पे ओकेजन पर की थी, कौन से मौके पे की थी। तो पहला बोला गया था कि बजट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट में हुआ था, विकसित भारत संकल्प यात्रा में एड्रेस के दौरान, नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल मीटिंग के दौरान, या फिर आपका 79th जो रिपब्लिक डे एड्रेस दिया था 15 अगस्त 2025 को, उसके दौरान यहाँ पे बोला गया था। तो GST रिफॉर्म्स तो देखो आपको अभी देखने को मिले थे ना, बजट के बाद ही GST रिफॉर्म्स यहाँ पे आए थे। तो आंसर यहाँ पे क्या आना था कि जब आपका 79th इंडिपेंडेंस डे मनाया गया उस टाइम पे लोगों को संबोधित करते हुए इन्होंने यहाँ पे GST रिफॉर्म्स की बात करी थी, क्योंकि अभी तो GST रिफॉर्म्स आए थे, ठीक है। तो इतना पता होना चाहिए कि बजट सेशन में तो इसके बारे में बात नहीं हुई थी, और यहाँ विकसित भारत से तो कोई यहाँ पे इसका लेना देना नहीं था। नीति आयोग बजट के यहाँ पे इसके GST रिफॉर्म्स के बारे में बात नहीं करेगा ना, वो तो बात करता है कि कहाँ पे, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, जहाँ पे गरीबी कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे आपका किस तरह से, अगर मैं बात करता हूँ आर्थिक स्थिति कौन से राज्य की अच्छी कौन से राज्य की कम है ना, ये चीजें यहाँ पे नीति आयोग देखता है।
लेकिन यहाँ पर जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में तो क्यों बात करेगा नीति आयोग। तो वहां से आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसका आंसर क्या आना था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहाँ पे आना था। अगला क्वेश्चन स्पोर्ट्स से आपसे पूछा गया था कि जो दिव्या देशमुख है, ठीक है, 19 साल की, यहाँ पे नागपुर से है, इन्होंने एफआई जो डीई वुमेन चेस वर्ल्ड कप है ये जीता था यहाँ पे, जो कहाँ पे हुआ था, जॉर्जिया की आपका यहाँ पे बातुनम्मी में हुआ था। तो उन्हें बोला गया था कि इन्होंने फाइनल में किसको हरा के ये जो चेस वर्ल्ड कप है जीता था। तो ये बहुत ही यहाँ पे हाईलाइटेड न्यूज उस टाइम पे, क्योंकि दो भारतीय ही फाइनल में पहुंचे थे, है ना, दो भारतीय आपस में फाइनल में कंपीट कर रहे थे चेस वर्ल्ड कप में। तो यहाँ पे एक तो दिव्या देशमुख थी और दूसरी यहाँ पे कौन थी, कोनेरू हम्पी, जिसमें यहाँ पे कोनेरू हम्पी को हार मिली थी और यहाँ पे दिव्या देशमुख ने ये जो एफआईडी चेस वर्ल्ड कप जीत लिया था। अब आपसे याद रखना था यहाँ पे कि पर्टिकुलरली तो 25 वाला था, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया था कि यहाँ पे जो चेस यहाँ पे वर्ल्ड कप है वो हाल ही में एफआईडी जो चेस यहाँ पे वर्ल्ड कप है वो कहाँ पे हुआ, वो गोवा में भी हुआ था ना, गोवा में भी चेस वर्ल्ड कप आपको देखने को मिला था। तो वहां पे आपका एग्जाम में आ सकता है। और देखो इसके अलावा अब ये देखो थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन था। अब यहाँ से इसके अलावा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे अभी मैं बोलता हूँ कि जैसे 100 मीटर में, है ना, रिकॉर्ड तोड़ा है इंडिया के यहाँ पे एथलीट ने। हमने यहाँ पे जो पोल वोल्ट होता है ना, जैसे डंडे से ऊपर यहाँ पे उछल के जाते हैं, तो उसमें रिकॉर्ड तोड़ा है ना। हमारी यहाँ पे एक शूटर है, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तो वहां से नेक्स्ट क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो जहां जहां पे चेंजेस हुए हैं, जहां जहां पे कोई नया रिकॉर्ड बना और उस भारतीय ने बनाया है, तो वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं, ठीक है। जैसे विराट कोहली अगर आपसे पूछ ले जाए, है ना, तो स्पोर्ट्स की फील्ड में कोई रिकॉर्ड बना दिया है, तो वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। जैसे वैभव सूर्यवंशी ने रिकॉर्ड तोड़ा है, सबसे कम उम्र का बच्चा जिसने यहाँ पे 72 सिक्सेस लगा दी है, और जो कि क्रिस गेल का पहला रिकॉर्ड था 59 सिक्सेस का एक पर्टिकुलर एडिशन में, तो वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे रणजी ट्रॉफी का टाइटल यहाँ पे जम्मू कश्मीर ने पहली बार जीता है 40 सालों में, तो वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो आपने ध्यान रखने होते हैं, ठीक है। फिर था लास्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई द ओलंपिक गेम्स, ठीक है। देखो ओलंपिक गेम्स में क्वालिफाई करने वाली जो पहली इंडियन फेंसर थी वो कौन है, ठीक है। मतलब फेंसिंग में जहाँ पे आपका यहाँ क्या होती है, आपका जो जहाँ पे लड़ाई करते हैं ना, यहाँ पे उसका तलवार लेके ना, तो वो फेंसिंग में एक ही भारतीय है, ठीक है, और वो काफी न्यूज में भी थी। तो इनका नाम क्या है, यहाँ पे सीए भवानी देवी है, जो ओनली फेंसर है इंडिया की, है ना, और यहाँ पे पहली इंडियन फेंसर है, चाहे मेल की बात कर ली चाहे फीमेल की बात कर ली जाए, जिन्होंने क्वालिफाई किया है किसके लिए, आपका ओलंपिक गेम्स के लिए। तो इनका नाम है आपका भवानी देवी। तो यहाँ पे ये बहुत फेमस चली हुई थी, तो इनका नाम तो यहाँ पे याद होना चाहिए था। तो यही ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, जो आपके यहाँ पे क्या टेस्ट कर रहे थे कि आपको यहाँ पे जो फेमस चीजें हैं, जो मेन आपका यहाँ पे हाईलाइट्स हैं, उनके बारे में पता है कि नहीं है, ठीक है। जैसे अगर एग्जाम, अगला क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ सकेगा कि पहली आपकी हाइड्रोजन से चलने वाली जो ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ स्टार्ट हुई है, कितनी किलोमीटर तक चलेगी, वो कितनी उसकी रेंज है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। तो इन चीजों को ना आपने पढ़ना है ना, कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन चीजें आपकी यहाँ पे स्टार्ट हुई हैं। तो ये था हमारा सेशन, जिसमें मैंने आपको यहाँ पे बताया कि क्वेश्चन यहाँ पे कैसे आए थे और आगे आने वाले टाइम पे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। होप करता हूँ ये सेशन आपको यहाँ पे हेल्प देगा आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, कांस्टेबल के एग्जाम के लिए, और वो बाकी जो एग्जाम में आने वाले हैं, वो बाकी जो भी अलग अलग एग्जाम है जो पंजाब के होने वाले हैं, तो उनके लिए ये आपकी हेल्प करने वाला है। इसलिए इसको वीडियो को अच्छे से देखना, एनालाइज करना, और फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी को तैयार करना, ठीक है। सो अभी के वीडियो के लिए इतना ही है, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।